नमस्ते। मैं हूं दीपक और मैं हूं बक्सर जिले के एक गांव सुरंधा में। ये गांव दरअसल नागेंद्रनाथ ओझा जी का भी गांव है और यहीं पे रहते हैं। यहीं से उनकी यात्रा शुरू हुई और यहाँ जब भी हम देखते हैं, मिलते हैं, तो यहाँ आकर के बड़ा अच्छा लगता है। और मेरी शुरू से ये कोशिश रही कि हम लोग उनसे बातचीत करें, उनसे बहुत कुछ सीखने का अवसर भी मिलता रहा है। तो जब मैं कहता हूँ नागेंद्रनाथ ओझा जी, तो दरअसल नागेंद्रनाथ ओझा जी जो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के शीर्ष नेतृत्व में शामिल हैं, अभी वो राष्ट्रीय सचिव हैं और पिछले लगभग 50 वर्षों से भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के साथ जुड़ करके उन्होंने देश, दुनिया और भारत भर के तमाम जगहों पे जो काम किया वो बड़ा सराहनीय काम रहा। और हम लोग अक्सर मैं चर्चा करता हूँ या हम सारे मित्र चर्चा करते हैं कि एक कम्युनिस्ट को कैसा होना चाहिए। तो मेरे मन में और हम सारे तमाम लोगों के मन में होता है कि नागेंद्रनाथ ओझा जैसा होना चाहिए, वैसी सादगी, वैसी ईमानदारी, वैसा कमिटमेंट, वैसी प्रतिबद्धता। तो इन सारी चीज़ों को मिलकर के एक शख्सियत बनती है, वो नागेंद्रनाथ ओझा जी की बनती है। और वो मैं ये नहीं कहूँगा कि मैं राजनीति के तौर पे, राजनेता के तौर पे उनको देखना, जानना चाहता हूँ। मेरे लिए वे हमारे समय के एक बड़े बौद्धिक हैं और मुझे उन्होंने व्यक्तिगत रूप से बड़ा संवारा है, मुझे बिगाड़ा भी है, मैं कह सकता हूँ। उन किताबों को देख करके बहुत सारी किताबें वो सेंट्रल लाइब्रेरी से भी ले आए और जब भी मिलते हैं तो राजनीतिक वैचारिक बातें तो होती ही हैं, किताबों की बातें खूब सारी होती हैं और बहुत सारी किताबों की चर्चा मैंने पहली बार उन्हीं से सुनी और तब जाकर के उसको पढ़ने का अवसर मिला। तो वो पूर्व राज्यसभा सांसद भी हैं, रहे, और उन्होंने राज्यसभा सांसद के तौर पर बक्सर जिले के शैक्षणिक माहौल को या बक्सर जिले के जो विकास के काम, हम लोग आज कहते हैं कि विकास का दौर है, विकास का दौर है, तो जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो मूलभूत सुविधाएं हैं, उसको लेकर के बड़ा काम हुआ। मुझे लगता है कि लगभग 100, 150, 200 से अधिक जो स्कूल होंगे, सब में नागेंद्रनाथ ओझा जी ने अपने सांसद निधि से योगदान दिया, काम किया। बक्सर में बहुत सारे लोग हैं जो इस बात को जानते हैं, बहुत सारी जगहें हैं जो इस बात की गवाह हैं। तो खैर हम अभी उन पर बहुत चर्चा नहीं करेंगे। तो हमारे साथ नागेंद्रनाथ ओझा जी हैं, आप सब देख पा रहे हैं। नमस्ते सर, स्वागत है आपका। नमस्ते दीपक जी। हाँ, तो ये छोटी सी चर्चा है, छोटा सा परिचय है। मैं बहुत सारा परिचय दे भी नहीं पाऊंगा, जब हम लोग बातचीत करेंगे तो आप खुद ही तय करेंगे कि ये मेरा परिचय कितना छोटा सा था। मैं जिस रूप में जानता हूँ, ये मैंने परिचय आपको दिया कि मैं एक बौद्धिक के रूप में जानता हूँ, एक पढ़ने लिखने वाले व्यक्ति के रूप में मेरी मुलाकात होती है और एक सहज सरल व्यक्ति के रूप में मेरी मुलाकात होती है। और कहीं भी आप देख सकते हैं, जैसे मैं अभी भी देखता हूँ हमारे तमाम जनप्रतिनिधियों को, तो साफ अंतर सा दिखता है कि नागेंद्रनाथ ओझा जी कभी भी जब मुझसे बात होती है, फोन करते हैं, तो कभी उन्होंने ये नहीं कहा कि मैं यहाँ हूँ और यहाँ आप आ जाइए। उन्होंने हमेशा ये कहा कि कहाँ बड़ा हमाओ कर। तो अभी हम लोग की जो भाषा है, मातृभाषा, वो भोजपुरी है, तो अक्सर हम लोग भोजपुरी में बातें करते रहते हैं। तो आइए ओझा जी से मिलते हैं और उन्हीं से कुछ बातें करते हैं। तो सबसे पहले तो सर स्वागत फिर से और नमस्ते। हम लोग शुरुआत बातचीत की यहाँ से कर सकते हैं। एक तो यह कि आपका गांव ये है और यहाँ से आपका जुड़ाव भी रहा, तो आपकी जो यात्रा रही नागेंद्रनाथ ओझा बनने की, एक राजनीति में आने की और पढ़ने लिखने की संस्कृति में यकीन आपका कैसे बहाल हुआ, कैसे आप इस विचार से जुड़े, कैसे आप मार्क्सवादी विचारों के प्रति आपका रुझान हुआ, कैसे आप देखते हैं इसे, और शुरू से आप, मैं चाहता हूं कि आप अपनी थोड़ी यात्रा बताएं, तो हमारे दर्शकों को, हमारे मित्रों को और भी थोड़ा जानने में सहूलियत होगी। जहाँ मैं दीपक जी आज हूँ, एक लंबी यात्रा के बाद यहाँ पहुँचा हूँ और सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में मेरा जो विकास हुआ, उसकी शुरुआत अकाल के समय में हुआ। 1967 का अकाल, 66-67 का अकाल, और एक मजदूर बुढ़िया ने मुझे इस जीवन में उतार दिया। बहुत साधारण इसकी कहानी है। उसके पूर्व मुझे कोई राजनीतिक चेतना भी नहीं थी, यद्यपि मैं ग्रेजुएशन 64 में कर चुका था।
उस काल तक भी कोई राजनीतिक चेतना। तो ग्रेजुएशन कहाँ से की थी आपने? SD जैन कॉलेज आरा से। आरा से। और उसके बाद मैं पटना लॉ कॉलेज में एडमिशन लिया था। मेरी वो पढ़ाई पूरी नहीं हुई, लेकिन पटना से ही मैं हर सैटरडे को घर आ जाता था। रास्ते में मेरे गांव के पहले बनगढ़ गांव है, यही मेरी भेंट बुढ़िया से हुई। उसने मुझे बुलाया और बताया कि गांव में चूल्हा नहीं जल रहा है, और आधार की तरफ हाथ उठाते हुए कहा, भगवानवा कुछ जार दिया बस। तो ईश्वर ने सब खत्म कर दिया। हाँ। पहले तो मैंने समझा ये कुछ मांग रही है। मैंने एक 2 रुपए की उस समय नोट होती थी, उसे दिया। उसने कहा कि नहीं, गांव में चूल्हा नहीं जल रहा है, मैं भीख नहीं मांग रही। तब मैंने सोचा कि थोड़ा ये 2 रुपया है, कुछ और चाहिए। 5 रुपया और मेरे पास था, वो भी निकाल दिया उसको भी। कहा कि नहीं। और मेरी समझ में तब तक नहीं आया कि ये कहना क्या चाहती है, क्योंकि चूल्हा नहीं जल रहा है, इससे मैं कुछ समझ नहीं सकता था। चूल्हा जलने नहीं जलने का मतलब भी नहीं समझ सकता था। अब इससे मेरी चेतना के बारे में आप समझ सकते हैं। इसी बीच में मेरे ही उम्र के कुछ लड़के मजदूर ही आ गए, और उन्होंने पूरे तौर पर इसकी बात का अर्थ बताया। और इसने एक झटका दिया। ये अनपढ़ बुढ़िया मजदूरी, इसको गांव की चिंता है। कहती है मैं भिखारी नहीं। तो अपने लिए पैसे नहीं ले रही थी, बार बार आपको प्रेरित कर रही हुई कि गांव के बारे में सोचो, गांव के बारे में काम करो। मैं रुक गया, थोड़ी देर यही सोचते रहा कि तब मुझे क्या करना चाहिए। इसको गांव की चिंता है। मैं अपने को शिक्षित समझता हूँ, मगर क्या कर्तव्य बनता है। मैंने अचानक यही उन नौजवानों से कहा कि क्या गांव एक जगह इकट्ठा हो सकता है। मैं घर नहीं आया, और उन लोगों ने कहा कि हो सकता है। मैं रुक गया। वहाँ से 2 मील से एक कम दूरी पर मेरा ये गांव है। बनगढ़ से। जी। मैं रात में वही रहा, लोग जुटे, और वहीं से सुबह में 10 बजे के लगभग हम लोग प्रखंड कार्यालय गए। उनको लेके मैं गया। मेरे साथ डुमराव समय भी था। हाँ, केवल आप मेरे साथ चलिए, जो कहूँगा वो करते जाइए। यही से शुरुआत हुई, और वहाँ जाके क्या हुआ उसकी चर्चा सार्वजनिक जीवन की शुरुआत, लोगों से जुड़ने की शुरुआत सीधे तौर पे। ऐसे तो जो सामाजिक सांस्कृतिक चेतना होगी वो होगी। वहाँ जाने के बाद जो कुछ हुआ उसका परिणाम ये हुआ कि संध्या होते होते सूर्यास्त के कुछ पहले तक प्रखंडाधिकारी को उस गांव में आना पड़ा। इतना जनता का दबाव जद्दोजहद हुआ। सबसे ज्यादा संख्या में औरतें, मर्द, उसके बाद सब आए थे। वो बुढ़िया भी आई थी। अच्छा, वो थी वहाँ? हाँ। और प्रखंडाधिकारी को मेरे गांव पे आना पड़ा। इस बीच में मेरे दादाजी को मालूम हुआ कि मैंने क्या क्या बदमाशी की है वहाँ। खैर, प्रखंडाधिकारी ने मेरे बाबा से कहा कि इसको जिद है कि आज वहाँ चूल्हा जलना चाहिए, आप हमें गेहूं दीजिए, हम इसे लौटा देंगे। मेरे बाबा तो पहले डरे हुए थे कि ये वहाँ ऐसी बदमाशी की है कि ये पुलिस के साथ ये वीडियो आ गए।
लेकिन वीडियो ने जब उन्हें प्रणाम किया उनको इत्मीनान हुआ। उन्होंने गेहूं दी, गेहूं की पिसाई हुई वहाँ जा करके डुमराव में, और वो बटा। और दूसरे दिन से उन्होंने मुखिया को बुलाकर एग्रीमेंट किया कि सुबह से वहीं के आहार में मिट्टी काटने का काम शुरू करा दिया जाए। वीडियो ने भी एहसास किया था। तो इसे तो हम एक तरह से जरूरतमंद गांव है, काम लगा। और मैंने देखा कि मैं क्या कर दिया, नहीं वही मैं कर और वहीं से जो जुड़ा, तो जब तक वो कार्य होते रहा मैं लौट कर पटना फिर गया नहीं। अच्छा, ये भी कार्य कंटिन्यू किया और स्थिति यहाँ तक पहुंची कि वो ऐसा हुआ कि यहीं पर मुफ्त भोजनालय भी कुछ समय के बाद जाके शुरू हुआ और आहार पर काम हो रहा था। फिर राहत के और भी प्रबंध हुए। ये बाद में ये लाल ज्वार आने लगा अमेरिकन यहाँ रिलीफ के लिए, उसका भी मेरा यहाँ केंद्र हो गया। मुफ्त भोजनालय का हुआ, मिट्टी और काटने का भी हुआ। वो जो भी अकाल पीड़ित हुए वो एक बड़ी संख्या यहाँ काम कर रही थी। बिल्कुल। तो मैं इसको ऐसे समझना चाह रहा था कि जो यहीं से मेरी शुरुआत हुई। हाँ, तो अब जो राजनीतिक चेतना किसी प्रकार की नहीं थी। बिल्कुल, मैंने केवल रिलीफ, मतलब जनता से जुड़ाव के का जो एक उपक्रम है या जो उसकी शुरुआत है वो यहाँ से होती है। और ये बहुत महत्वपूर्ण बात है कि पहली जो लड़ाई थी या पहला जो प्रतिरोध के विरुद्ध चेतना आपने आई और वहां से आपने प्रतिरोध शुरू किया, तो उसमें करीब करीब मैं कह सकता हूँ कि जीत मिली। तो यहाँ से आपको शायद प्रोत्साहन भी मिला होगा, फिर आप आगे भी बढ़े होंगे। लेकिन ये भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी से, कम्युनिस्ट विचारों से कैसे परिचय हुआ आपका? ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। हुआ यह कि ये करीब क्रम 6-7 महीना तक चला। पूरे अकाल दूसरे सीजन तक फसल आने के पहले तक ये रिलीफ मेजर चला। इस दौर में जो मजदूर थे, जो पिछड़ी जातियों से थे, ज़्यादातर दलित जातियों में से थे, आसपास के गांवों से बड़ी संख्या में थे। और यह केंद्र इतना पॉपुलर हुआ कि आपको यूपी के जमानिया तक के मजदूर जिनका रिलेशंस इधर में था वो भी आए। और ऐसा मैंने देखा कि इनके साथ जैसे जैसे जुड़ते गया मैं मजदूरों में घुलते मिलते गया। इनके साथ रहना, बैठना, खाना भी खा लेना, तो एक तरह से सामाजिक प्रशिक्षण भी था आपके लिए। प्रशिक्षण मत कहिए, फिर तो बाद में चलकर चुनौती बन गई। और तब मैंने पढ़ा कि इस रिलीफ से और मेरे इस रास्ते से कोई बहुत लोग खुश नहीं है। क्योंकि मुझे लगता है कि जो डिकास्ट या डिक्लास होने की जो प्रक्रिया शायद यहीं से शुरू होती है, शायद यहीं से। और तब आपके जो मतलब क्योंकि आप तो जातिगत आधार पे मतलब ऊंची श्रेणी में आते हैं, तो उनको लगा हुआ कि ये तो मेरे यहाँ से एक नाशक निकल गया और इस तरह की बातें। समाज का भेद जाना, ऐसा कुछ पढ़ा नहीं था, पहले से मालूम है। बिल्कुल, ये मेरा एक अनुभव यही ये होता है कि अनुभव से कैसे हम अध्ययन की ओर बढ़ते हैं। संयोग ऐसा था राजनीति के तरफ झुकने का कि मेरे ही गांव में एक सोशलिस्ट विचार के एक शिक्षक थे। उन्होंने कहा कि ये सब तुम कर रहा है, तो सोशलिस्ट लीडर हैं रामानंद तिवारी, उनको बुलाओ गांव में। थोड़ा उन्होंने ऐसा कहा। मैंने एक पत्र लिख दिया, उनका भी जवाब आ गया। वो यहाँ आने को तैयार हुए, वो यहाँ आए, वो मेरे घर पर भी आए। उनके आने से कुछ इलाके के जो सोशलिस्ट थे उनसे संपर्क हुआ, और उनके साथ अकाल के बाद मैं जुड़े रहा। तो मुझे लोहिया जी को पढ़ने को मिला, कुछ पुस्तकें हैं वहाँ इस तरह के वैचारिक जो किताबें थी वो आपको मिलने लगी और आप पढ़ने लगे। 68 से कम्युनिस्टों से मेरा संपर्क होना शुरू हुआ। शुरुआती लोग कौन थे?
शुरुआती में थे कॉमरेड रामलाल प्रसाद, जिनका आज बच्चे प्रेस चला रहे हैं। उन्होंने मुझे लिटरेचर देना शुरू किया। अच्छा, उन्होंने आपको बिगाड़ना शुरू किया। हाँ, कह सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन मैं समझता हूँ कि मुझे आदमी बनाया। बिल्कुल वही मेरा आशय वही है। जी। और जो मैंने रिलीफ का काम किया था, जिसका करने को मुझे गुमान था, बहुत बड़ा काम किया है। और तो मुझे मजदूर इतना प्यार दे रहे हैं। बिल्कुल स्वाभाविक है। हाँ, जो मैं समझता था, जो कुछ लिटरेचर दिए उसको पढ़ते पढ़ते मेरे हाथ में उन्हीं का दिया होगा, मिला राजसत्ता और क्रांति। अच्छा, ये पढ़ने के बाद राजसत्ता और क्रांति, स्टेट एंड रिवॉल्यूशन। जी बिल्कुल। और तब मैंने समझा कि जिन गरीबों की हालात को लेकर मैं चिंतित हुआ और ये चिंता बढ़ती जा रही है, उसका निदान वो रास्ता नहीं है जिस रास्ते पर अभी तक तो उसको देखने का एक सही परिप्रेक्ष्य उस किताब से हो गया। किताब से हुआ। ये मामला तो लड़ाई तो रह सकता है, अकाल और बाढ़ आती है, यही क्यों मरते हैं, यही क्यों भूखे रहते हैं। दूसरे की इन्हें राहत भी दी जाए तो इसे घृणा करने वाले कौन है। बढ़िया बात। ये इसकी इस दिशा में सोचने की शुरुआत वहीं से। और मूल सवाल तो यही है कि ये जो हो रहा है वो क्यों हो रहा है। ये बहुत अच्छा सवाल आपके मन में आया होगा या आया है कि आखिर अकाल में बाढ़ में जो मरने वाले लोग हैं वो कौन लोग होते हैं। हाँ। वो शोषित वंचित पीड़ित लोग ही होते हैं जो मर रहे होते हैं। उसमें और पढ़ने की प्रेरणा इसी से मिली। इसका मामला क्या है, उस पुस्तक को मैंने कई बार पढ़ा। तो यहाँ से आपकी वैचारिक पक्षधरता भी बदलने लगी होगी। हाँ, बनने लगी। जो चेतना पर एक शुरुआती दूसरी बात है नहीं कि उस समय जनशक्ति भी निकलती थी, अखबार उनके आता था, और उनके बारे में थोड़ी बात कर देनी जरूरी हुई। वो हाई स्कूल में टीचर थे, साइंस टीचर थे, लिखे थे। वहाँ से उनको निकाला भी गया था। अच्छा, हाई स्कूल से। हाँ, वहाँ से दूसरे हाई स्कूल में गए, वहाँ से भी निकाला गया था। वो भी बहुत ही प्रतिबद्ध कम्युनिस्ट थे। और कम्युनिस्ट पार्टी में मुझे लाने का श्रेय और मुझे प्रशिक्षित करने का श्रेय एकमात्र किसी एक व्यक्ति को जाएगा, तो वो कॉमरेड रामलाल प्रसाद को। और फिर तो बहुत पुस्तकें मुझे मिली, दर्शन की मिली, मार्क्स की रचनाएं मिली। और जहाँ तक अब बात आती है, मैं 1972 में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का सदस्य बन गया। यानी आज जिक्र लगभग 50 साल से कुछ अधिक की यात्रा आपकी। 72 में 71 में मैं इस पंचायत का सरपंच बन गया सुरंधा से। जी हाँ। ये पंचायत उस समय कौन सी थी? सुरंधा पंचायत, ये नेनुआ पंचायत। नेनुआ पंचायत थी। तो मैं सरपंच बन गया। 71 में सरपंच बने। हाँ, यानी जनप्रतिनिधित्व की पहली प्रयोगशाला यहीं से आपकी। हाँ। और मेरा ग्रामीण गरीबों में जो काम था, दलितों के बीच में जो रहना था, ये ज्यादा चर्चित था गाँव में भी, इलाके में भी। वहीं रहते हैं। तो हाँ, इसको तो मैंने पहचान बन गई थी। और कम्युनिस्ट पार्टी ने अपनी कमेटी में फैसला लिया था कि वहाँ पंचायत में नरेंद्र ओझा को सपोर्ट किया जाए, क्योंकि मैं मेंबर भी नहीं था। जी समझ गया। हाँ। और इसने और मुझे उनको ये लगा होगा कि पार्टी जो सोचती है वैसा काम तो ये कर रहा है वहाँ पे। यही सोचा होगा। और फिर तो कहा कि अच्छे लोग हैं। और उसके बाद 1972 में कम्युनिस्ट पार्टी का मेंबर मुझे कॉमरेड रामलाल प्रसाद ने बनाया। और यहाँ से कम्युनिस्ट पार्टी आपकी यात्रा शुरू की। ठीक है सर। तो ये तो बड़ा एक रोचक सा मतलब मैं कहूँ कि वृत्तांत है और रोचक यात्रा विवरण है। दूसरी चीज मैं ये भी चाहूँगा कि सरपंच तो आप यहाँ 71 में बने, उसके बाद भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी में आप कैसे किन पदों पर कहाँ रहे? जैसे खेत मजदूर यूनियन 72 में जब मैं मेंबर बना, तो उसमें मैं किस मोर्चे पर काम करूंगा, इस पार्टी के किस जनसंगठन में काम करूंगा, ये भी उसमें
लिखना जरूरी होता है, या बता भी दिया जाता है या अपना इच्छा से कहिए। तो मुझे यही मोर्चा मिला, खेत मजदूर मोर्चा, जबकि मैं मध्यम किसान परिवार से आता है, लेकिन आपके उनके बीच में काम पहले से काम जो रहे ना, इसके आधार पर उनको लगा होगा कि और आपको भी तब से लेकर अब तक और ये अच्छा आज भी के है। दिन तक मेरा वही मोर्चा है, जन संगठन मेरा वही है। तो आप, मुझे लगता है कि बिहार राज्य के भी खेत मजदूर यूनियन के महासचिव रहे, हाँ, फिर आप केंद्रीय महासचिव भी रहे लगभग 19-20 साल तक। तो ये जो दौर आपने देखा, ये लगभग मैं कह रहा हूँ कि वही दौर है जब हम लोग अक्सर ये चर्चा करते हैं कि वामपंथी विचार या वामपंथी राजनीति जो है, मैं अभी विचार की चर्चा बाद में करूँ, वामपंथी राजनीति कहीं न कहीं हाशिए पे जा रही है। आपने ये पूरा दौर देखा है, तो आपको क्या लगता है कि आप लोग जब यहाँ आए, जब काम कर रहे थे, बिहार में भी कम्युनिस्ट पार्टियों की चुनावी राजनीति में, चुनावी गणित में काफी एक अच्छी हैसियत हुआ करती थी, और आज़ादी के बाद के राष्ट्रीय आंदोलन को भी हम देखें तो उसके बाद हमारे एमपीज बने, उसमें भी हमारा प्रतिनिधित्व काफी हुआ करता था। तो ये क्या हुआ, कौन सी चीजें हुई कि आज जो हमारी राजनीतिक हैसियत है वो थोड़ी सिकुड़ी हुई लगती है? तो कई बार लोग कहते हैं कि शायद हम देश समाज को पढ़ नहीं पाए, या हम लोग समझने में कुछ चूक कर गए। आपको क्या लगता है कि ये जो लोगों की राय है, आप उससे इत्तेफाक रखते हैं या पार्टी कुछ और सोचती है? जो ऐसा कहते हैं ना, वो गहराई में नहीं जा पाते। बात ये हुई है, एक चिंतन का इस तरह का विकास हुआ है कि लोग ताकत को और हैसियत विधान सभाओं में और लोकसभा में पार्टियों के प्रतिनिधियों की संख्या को लेकर चुनावी गणित के ही हैसियत के तौर पर उसे देखने लगे, यानी सारी राजनीति को उसी पर बल का अंदाजा लगाया जाता है। कितने जीते कितने हारे। हाँ, इसी से गिनती कर रहे हैं। मामला यह है, और देखिए, जो कुछ मैं पार्टी में काम करते हुए जान पाया, तो मैं समझता हूँ इस दौर में मैं कम्युनिस्ट आंदोलन से जुड़ना शुरू हुआ। मेरा जन्म ही हुआ 1946, आज़ादी के केवल 1 साल बाद। जी जी। और मैंने कहा कि 1967 मैंने नाम लिया। ये वो वर्ष है जो कि कम्युनिस्ट पार्टी देश में बड़ी हैसियत रखती थी। बिल्कुल, वही मैं कर रहा हूँ। हाँ, और इसके इतिहास पर गौर कीजिए तो 1957 में तो कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार बन गई थी केरल के अंदर। जी हाँ, बिल्कुल। जिसको गिरा दिया गया है, उसकी चर्चा आज भी होती है। ये कम्युनिस्ट पार्टी 52 से ही चुनाव लड़ रही है। उसको 51 लोग करते हैं। देखिए, कम्युनिस्ट पार्टी का बहुत जब लोकसभा में पहुंचने की सबसे जो बड़ी संख्या मिलेगी तो 33 से ऊपर नहीं मिलेगी भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की, जब वो एक थी। और 33 होते हुए भी कम्युनिस्ट पार्टी ने जो योगदान किया है हमारे संसदीय जनतंत्र को, संसद में बहस को जो बिल्कुल ऊंचाई दी है, और मजदूर वर्ग, किसान, छात्र आंदोलन के लिए जो विभिन्न जन संगठन हमारे हैं, लेखकों का संगठन, इप्टा, ऐसे जो बहुचर्चित ये संगठन है, और इनके योगदान को कभी भुलाया नहीं जा सकता है। कम संख्या होते हुए भी इतने बड़े आंदोलनों का ये पार्टी संगठन करता रही है। लेकिन और उसने इसको ताकत दी। इस ताकत पर जिनका ख्याल जाएगा वो आज भी समझेंगे कि इस दौर को सबसे बुरे दिन हमारे माने जा रहे हैं, कम्युनिस्ट आंदोलन को। जी जी, मेरा आशय वही से सर। हाँ, आज भी ये वो काम कर रही है जो बहुत
नहीं बिल्कुल शक्तियां करने की हिम्मत नहीं जुटा पा रही है। और आज भी कहीं भी सत्ता का प्रतिरोध अगर देखने को मिलता हाँ। है तो वो कम्युनिस्ट ही कर रहे कम्युनिस्ट होते ही हैं, कर या रहे हैं। कम्युनिस्टों की ही आधार भूमि विचार भूमि हाँ। पे वो प्रतिरोध पनपता फलता फूलता हाँ, यही है। है। तमाम आंदोलन देख सकते हाँ। हैं वैसे। हाँ। लेकिन ये एक बात जो मेरे मन में भी आती है और तमाम लोग जो इस पे चर्चा भी करते हैं, आपने भी मुझसे पहले भी ये सुना होगा कि अब ये लोकतंत्र तो है, संसदीय लोकतंत्र है हमारा, इसमें दलों की भूमिका महत्वपूर्ण है और दल जब होंगे तो उनकी चुनावी राजनीति भी महत्वपूर्ण है, चुनावी हैसियत भी महत्वपूर्ण है। तो मुझे लगता है कि क्या हम यहाँ से ये भी लाइन ले सकते हैं, अभी दृष्टि ले सकते हैं क्या कि कम्युनिस्ट विचार, कम्युनिस्ट राजनीति और कम्युनिस्ट आंदोलन को हम लोग अलग अलग करके भी देख सकते हैं, हालांकि ये है एक ही चीजें, लेकिन कम्युनिस्ट विचार की आज स्थिति क्या है तो मुझे लगता है कि बहुत अच्छी स्थिति में है। कम्युनिस्ट आंदोलन की स्थिति है थोड़ी कमतर है, कम्युनिस्ट राजनीति की हैसियत मुझे लगता है कि थोड़ी और ज्यादा कमतर है। वैचारिक रूप से हम मजबूत हैं, इसमें मुझे कोई दो राय नहीं है कि आज भी जनता में अगर कहीं कोई उम्मीद की किरण दिखती है तो हमेशा वो कम्युनिस्ट विचार की तरफ ही आते हैं। तो क्या हम ऐसे करके देख पाए तो ज्यादा सहूलियत होगी क्या? कम्युनिस्ट विचार, कम्युनिस्ट राजनीति, कम्युनिस्ट आंदोलन इस तरह से भी देखना चाहिए जी, क्योंकि इस जनतांत्रिक प्रणाली में जी, इस संसदीय प्रणाली में भाग लेना है, उसमें हमारी पार्टी की अपनी सफलता के लिए भी और जन आंदोलन की सफलता के लिए भी और देश के भविष्य के लिए भी उसके दिशा सही दिशा मिले देश की राजनीति को, उसके लिए संसद और विधानसभा में कम्युनिस्टों की उपस्थिति जरूरी है, प्रतिनिधित्व जरूरी है। वो कम होते गया है, वो कम होते गया है। इसके कारणों की खोज की जानी चाहिए। हाँ बिल्कुल, वही जाने की कारण क्या रहे, कारणों की खोज की जानी चाहिए। आप लोगों ने तो इसे काफी इस पे और जिस कमजोरी की बात हो रही है कोई एक दशक से नहीं हो रही है, इससे पूर्व से हो रही है। हाँ जी बिल्कुल। लेकिन हम आपको 2004 को याद दिलाएंगे। हाँ, 2004 में भी हम बहुत बड़ी शक्ति नहीं थे। हाँ बिल्कुल नहीं थे, और वो सत्ता में आए तो फिर वो जो यूपी वाली सरकार बनी थी, हाँ, यूपी वन की सरकार बनी थी जी जी, उसमें और कम्युनिस्टों की मदद से, कम्युनिस्टों के सुझाव पर, कम्युनिस्टों की उसमें उपस्थिति थी काफी और उनके दबाव में पहली बार ऐसा हुआ था कि पार्टियों के बीच का कोई समझौता नहीं था। जो यूपी वन का कार्यक्रम बना वो पार्टी स्तर तक सीमित नहीं था, वो सरकारी कार्यक्रम बन गया यूपी का, और उसका नतीजा था मिनिमम कार्यक्रम सरकार का कार्यक्रम था। तो ऐसा नहीं था कि प्रस्ताव मान लिया गया है पार्टियों के बीच में और कानून बने। हम समझते हैं कि आजादी के बाद इसकी उपलब्धि, ये जो कानून जो बने उस समय, मनरेगा जैसा कानून, बहुत सारे कानून आए। मैंने अपनी यात्रा शुरू की थी। आज भी एक इतिहास है, इतिहास है, उसे तुम याद करते हैं। आदिवासियों के लिए फॉरेस्ट राइट्स एक्ट बना, शिक्षा के लिए राइट टू एजुकेशन बना, महिलाओं के अधिकार की बात हुई। तो इससे लगता है कि हमारी का मतलब ये जो कानून बने, इसके लिए लंबी लड़ाई थी और यह परिणाम उस वक्त में 2004 में हुआ। जी जी, वो ठीक है, उसे ये हमारी उपस्थिति का ही नतीजा था। हम इतने बड़े परिणाम ला सकते थे। हाँ नहीं, ये तो जरूरी है। और कम्युनिस्ट अगर हैं जहाँ कहीं भी, चाहे वो सत्ता में रहे या विपक्ष में रहे, लेकिन उनका जो दबाव है वो सत्ता को भी प्रभावित करता है कि वो थोड़े जन पक्षधर कार्यक्रमों को लेकर के आए फिर। लेकिन ये भी होता है कि हम वहां से फिर अलग हुए। ये ध्यान देना चाहिए इस पर जो चिंतन कर रहे हैं सभी को, कि आज जो स्थिति बनी इसके कारण क्या है। जैसे जैसे जनतांत्रिक अधिकार जीतता गया मजदूर वर्ग, किसान अथवा खेत मजदूर या दलित पीड़ित समुदाय, जैसे जैसे आंदोलनों से, अपनी चेतना से, जागरूकता से चुनावी परिणाम देने में जो हैसियत देने में निर्णायक होने लगा, उसी तरह से जनतांत्रिक मूल्यों पर हमले भी शुरू हुए। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है, इस पे हम लोग और थोड़ी चर्चा। यही दौर है जिसमें आजादी के लगभग 2 दशक बाद, 2 दशक गुजरते गुजरते देश की जनता खड़ी होने लगी। 67 में
8 राज्यों से कांग्रेस की हुकूमत चली गई। और उसमें प्रगतिशील लेखक संघ के जो स्वर हैं हाँ, उसका भी बड़ा ये योगदान रहा है। बहुत बड़ा योगदान है। आप उन्होंने हमें उस समय की कविताओं को देखें, कहानियों को देखें। बुद्धिजीवी दिया, एक्टिविस्ट बने, उनमें से कुर्बानी देने वाले लोग आए, बिल्कुल। वो पार्टी के ओल्ड टाइमर भी बने, वो जो कहते हैं कि मोहभंगी वाली जो कविताएं यूनिवर्सिटियों हैं। के टीचर हो सकते थे, जी, जी। कॉलेज के टीचर हो सकते थे। हाँ। उन्होंने अपने परिवार को, अब उन्होंने अपने को हासिल निकास पे किया। रखा। बिल्कुल। ये तब ये आया था, ये लोगों में चेतना। लेकिन लोग अपनी मांगने लगे, लड़ने लगे स्वतः स्फूर्त ढंग से भी, संगठित रूप से। उस दौर में भी जब कम्युनिस्ट आंदोलन फूट का शिकार हो गया, तब भी वो खत्म नहीं हुई। हाँ। तब भी ये कमजोरी आने के बावजूद भी वो जन संगठन तो अपने काम करते ही रहे वहां से। वो काम करते रहे। लेकिन कई बार लगता है कि उन जन संगठनों से पार्टी की दूरी भी बनी क्या है। ये तो अलग मसला है, ये अलग मसला है। लेकिन पहले मैं ये कहना चाहता हूँ कि जब ये परिणाम लोग लेने लगे, लोग लड़ने लगे, तो जनतांत्रिक मूल्यों पे हमले और तेज हुए। जनतांत्रिक मूल्यों पर हमले तेज हुए। ये तो आज की बात की हाँ, महत्वपूर्ण बात है। महत्वपूर्ण शायद बात लोग है। ऐसे नहीं देखते। हाँ, और सांप्रदायिक राजनीति को और आगे बढ़ाने का जो गांधी के रास्ता हत्या साफ के हुआ। बाद पीछे हट गए थे, ये रास्ता खुलने पाना लगा। शुरू किया। और हमारे समाज में शोषक वर्ग है, वो सतर्क हो गया और कि संविधान द्वारा प्रदत्त सारे मूल्यों के लिए लड़ाई आगे बढ़ रही है, बिल्कुल, इसे पीछे करो। और ये भी महत्वपूर्ण दौर है जब 89, 90, 91, 92 के आसपास ये सारी चीजें घटित हो रही थी। हाँ, तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी नई अर्थनीति और उन सारी चीजों को लेकर के, वाशिंगटन नाम राय को लेकर के, ये कुछ बाद में आकर हुआ। आप उस दौर को ख्याल कीजिए कि 1977 के बाद, 1977 में केंद्र में जो सरकार, इमरजेंसी और इस हाँ, ये बदली इमरजेंसी के बाद के दौर में जो चुनाव हुए उसमें 77 में, उस समय जनता पार्टी जब सत्ता में आई तो 77 तो है जहाँ की पूरे देश के अंदर दलितों पर आक्रमण शुरू हुआ, दलित हत्याओं का एक दौर चला। तो आज भी हम इसे देख सकते हैं क्या, जो आज तमाम जगह पे दलितों पे इतने उत्पीड़न बढ़े। हाँ, और जो हमारी सरकारें हैं, हाँ, वो कैसे देख पाते उस समय जो सरकार बदली और जो सरकार आई उनके नेतृत्व में, उन्होंने समझा, लैंडलॉर्ड्स ने समझा कि मेरी सरकार है। उन्होंने हमले शुरू किए। बिहार में बेलची कांड हुआ, और बेलची कोई एक नहीं था, अनेक बेलची हमारे देश में हुए, और आंदोलन उस समय भी नहीं हुआ। जिस हमारे मोर्चे की आप बात कर रहे हैं, मैं खेत मजदूर मोर्चे पर काम करता हूँ, वही दौर है कि 79 में सबसे पहले हिंदुस्तान के अंदर भारतीय खेत मजदूर यूनियन के नेतृत्व में पहला दिल्ली मार्च हुआ। हिस्ट्री में पहली बार ये खेत मजदूरों का उसके जन संगठन के झंडे के नीचे दिल्ली मार्च हुआ, जिसका प्रमुख नारा था अत्याचार बंद करो, अत्याचार रोकने के लिए कानून बनाओ, और ये मांगे इसकी थी। हाँ, तो एक चीज और मैं मतलब आपसे समझना चाहता था। एक तो यह है कि 77 के बाद से जो दलितों पे और इस तरह की मतलब उत्पीड़न जो बढ़ा, पिछले 10 वर्षों में फिर मैं देख रहा हूँ, वो मंडल कमीशन के बाद और वो अयोध्या के दौर के बाद ये सारी चीजें जो हो रही थी, तो पिछले 10 वर्षों में दलितों के उत्पीड़न फिर से बहुत तेज हुआ है। क्या एक ही तरह के कारण लगते हैं क्या? इसमें भिन्नता है, भिन्नता है। जब 77 का दौर शुरू हुआ तो सरकार भी बदलने के पीछे अन्य कारण थे, इसे नहीं भूलना चाहिए। केवल इमरजेंसी कारण नहीं था। जी, केवल इमरजेंसी कारण नहीं था, उसके पहले 1970 का लैंड स्ट्रगल था, जिसको ग्रेट लैंड स्ट्रगल के नाम से जाना जाता है। और 77 के लैंड स्ट्रगल के बाद ही, अखिल भारतीय भूमि संघर्ष के बाद ही भूमि कानून में संशोधन हुए और पुरानी हदबंदी कानून खत्म हुआ, नया हदबंदी कानून आया। और वही दौर है कि केवल लैंड स्ट्रगल नहीं हुआ, जमीन के लिए नहीं, मजदूरी के लिए, बधुआगिरी के खिलाफ, सुदखोरी के खिलाफ ग्रामीण भारत बने एकदम संघर्ष की भूमि बन गया। सामाजिक आर्थिक समीकरण बन रहा था। उसमें कम्युनिस्टों की बड़ी भूमिका थी। 77 का में जो कुछ हुआ वह पृष्ठभूमि था। और आज जिस बात की हम चर्चा कर रहे हैं, जहाँ की बात आप जानना चाहते हैं, तो उसमें है कि क्या आज उन पर हमले
फिर उसी तरह के हो रहे हैं, क्योंकि यही शक्तियां फिर सरकार में दूसरे रूप में बैठी है। जी जी हाँ, ये भी बात है। और ये भी बात है कि ये 14 के पहले जो कुछ हो रहा था, इसीलिए मैं जानबूझ के 2004 का नाम लिया कि यूपी 1 की सरकार में क्या हुआ, इससे वो दहल गए, इसके वो विरोधी थे, इसके पक्षधर नहीं थे। जो बदलाव आ रहे थे जनता के, इससे हमारे देश के ये सत्ताधारी जो 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 कॉर्पोरेट सेक्टर पूंजीपति घराने हैं, उनको खौफ था। दूसरे जो वेस्टेड इंटरेस्ट हैं, उनको खौफ था। और इसीलिए तो इन्होंने, मैंने जनतांत्रिक मूल्यों की बात की, ये मजबूत उनके होना उनके हित में नहीं है, इसलिए इसके खिलाफ एक नई मुहिम लेकर के आए, नई मुहिम लेकर के आए। और आज तो अत्याचार तो दलितों पर ही नहीं, तमाम कमजोर तबकों पर अत्याचार माने हो रहे हैं। जी बिल्कुल, उसमें अल्पसंख्यक हैं, स्त्रियां हैं, बहुत सारे समुदाय हैं, और आदिवासियों पे उसी तरह के हमले देखे जा रहे हैं। जी उसी तरह का हमले देखे जा रहे हैं। लेकिन उन हमलों ने भी उनको सब कुछ हड़पने नहीं दिया। लेकिन गौर कीजिए कि ये जो हमले हैं, इससे भी खत्म, इन हमलों का तो जवाब हम दे लेंगे। कम्युनिस्ट पार्टी दे दी होती, आज ये ताकत जनता को है कि इतने ही हमले तक रह जाए तो गांव में वो जवाब दे देंगे। जो पहले के गांवों के वेस्टेड इंटरेस्ट वो जान गए कि अब मेरी चलती नहीं, अब तो दूसरे लोग आ गए हैं। लेकिन इसको तोड़ने के लिए उन्होंने जो सांप्रदायिक राजनीति का खेल शुरू किया, हिंदू राष्ट्र बनाने के नाम पर जो ये खेल शुरू हुआ, बाबरी मस्जिद के ढाने के साथ और उसके पहले से एक नया दौर है। इसको दोनों को सरसरी निगाह से देखने की जरूरत नहीं है। और उसके पीछे वो नई अर्थव्यवस्था भी काम कर रही है। हाँ, ये जो है, तो इस दौर की हम लोग बात कर रहे हैं, अपनी कमजोरी की, कम्युनिस्ट आंदोलन की, या हमारी पार्टी के बारे में पूछ रहे हैं, तो ये दौर पिछले दौर से भी है। पिछले दौर की तरह होता है मुकाबला, लेकिन आप तो करना दूसरी बात थी। हाँ बिल्कुल, मैं इसी में थोड़ा और आगे ले जाना चाहता हूँ कि आप जो मतलब गांव में भी घूमते रहते हैं, अभी भी गांव में जाते हैं, तो आपको क्या लगता है कि चूक कहाँ हुई या कमी कहाँ रह गई, या अभी हमारे काडर या हमारे लोग जो कम्युनिस्ट पार्टी के कार्यकर्ता हैं, वो है उसी तरह से, उनकी आशा, उनकी उम्मीदें, उनका विश्वास क्या है? हमारी पार्टी के जो काडर्स हैं, हमारी पार्टी का जो नेतृत्व है, वो जागरूक है। हम वहाँ समस्या फेस नहीं कर रहे। हमारी समस्या वहाँ नहीं है। हमारी समस्या है कि पहले की लड़ाई को, अपने दुश्मन को साफ साफ लोग समझते थे। वर्ग संघर्ष का एक रूप था, वहाँ हमारे लोग दुश्मन को समझ सकते थे। और आज ये सांप्रदायिकता की जो जहर है, हिंदू और मुसलमान में बांटने का, यहाँ पर तो काम करना, लेकिन हमारे नीचे के कार्यकर्ताओं को गांव में ये आसान नहीं है। लेकिन मुझे ये भी लगता है, कई बार लोगों ने भी बताया, और ये भी शायद पार्टी के भीतर भी इस पर बात हुई होगी, कि वर्ग संघर्ष के बड़े डोमेन में कहीं हमने जातियों के बीच के संबंधों को भुला दिया या इग्नोर कर दिया, हमारी निगाह नहीं गई वहां पर उनके समीकरणों को। हाँ, उस पर हमारी पार्टी ने गंभीरता से विचार किया और उस दिशा में हम आज काम कर रहे हैं। 1981 से ही इस तरफ चिंता हमारी गई, 1981 से ही। और पार्टी के हमारे कॉमरेड राजेश्वर राव ने लिखा और उन्होंने कहा कि हम सामाजिक समस्याओं को लेकर, सामाजिक सवालों को लेकर हम चिंता कम कर रहे हैं। आर्थिक सवालों को लेकर, आर्थिक मांगों को लेकर हम कर रहे हैं, लेकिन सामाजिक सवालों को लेकर नहीं कर रहे हैं। आर्थिक सवालों पर संघर्ष होते हैं, लोग हमारे साथ चलने के नीचे आते हैं।
लेकिन सामाजिक संघर्ष होते हैं क्योंकि हम वहाँ लोगों को काम ही नहीं जातियों कर अपने रहे हैं। सामाजिक अपने समुदाय के साथ जाते हम हैं। वहाँ काम नहीं करते हैं, शायद हम उनको बहुत एड्रेस नहीं कर पा रहे हैं मुद्दों इसलिए की समस्याओं। हाँ, इसलिए इस पर नए सिरे से हमको सोचने का नहीं है। और देखिए इस बीच में हमारी पार्टी ने जिस तरफ आप इशारा कर रहे हैं, ये भी हमारे माने भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के इतिहास में पहली बार है। कम्युनिस्ट आंदोलन है को लेकर भी कह सकते हैं, ये पहली बार हुआ है कि इस बीच में हमने अभी हमारी पार्टी ने फैसले लेकर और दलितों के संगठन खड़े किए। बिल्कुल पहली बार है। बिल्कुल। उस संगठन का नाम है हमारा दलित राइट्स मूवमेंट। सीपीएम ने भी खड़ा किया, दोनों मुख्य कम्युनिस्ट पार्टियों ने खड़े किए। तो मतलब उसको चिंता हमारी जा रही है, हाँ, उसपे चिंता उस पे हम काम करने की तरफ जा रहे हैं, उस पे एक फ्रंट लगा हुआ है। तो वहां से कोई ऐसा है क्या, या हमारे भीतर भी कि आज़ादी के जो सपने थे या जो हमारी मांगे थी उनको लेकर के भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी में अभी क्या चिंतन है, या लोगों में गांव के बीच किस तरह के सवाल उठते हैं कि जो आज़ादी हमने सोच के हासिल की थी, कई बार होता ना कि ये वो आज़ादी तो नहीं, ये वो शहर तो नहीं, इस तरह के जो मुंह भंग वाली चीजें थी। तो अभी हम लोग हमारे मतलब जो कम्युनिस्ट कार्यकर्ता हैं या कम्युनिस्ट के नेतागण हैं, उनको लगता है क्या कि जो आज़ादी हमने हासिल की और आज जो हमारी मांगे हैं उस समय की जो मांगे थी, इसमें कोई तारतम्य या कोई अंतर या कोई समानता है क्या? देखिए ये सवाल तो है, जो जागरूक हिस्सा है गांव में हो या शहर में हो, ये तो सवाल है। देखिए जब आप ये बात करते हैं तो ये सब लोग क्योंकि अभी यूथ बहुत आ नहीं रहा है पार्टी की ओर, या शायद वो हम नई पीढ़ी जो है उसको बहुत आकर्षित नहीं कर पा रहे हैं, तो फिर वो हम नहीं कर रहे हैं, हम नहीं कर पा रहे हैं, हमारे तरफ नहीं आती है। लेकिन राजनीति में तो है ना। हाँ, बिल्कुल वही मैं कर रहा हूँ। राजनीति में तो आ रही है। हाँ। ऐसा नहीं है कि यूथ आ नहीं है। लेकिन वो मुझे लगता है कि वो उस राजनीति में आ रही है जो अराजनीति है। उनको जो आजादी का जो, देखिए आजादी ने जो अपना लक्ष्य रखा, वो सारे लक्ष्य हमारे संविधान के जो प्रस्तावना है उसके जरिए, बिल्कुल उसके जो नीति निर्देशक सिद्धांत हैं उसके जरिए, इसके आधार पर जो कानून बने उसके जरिए तो है। हम किस तरफ जाना है, उधर तो जाना हुआ नहीं। आप इसको मामूली समझते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस आकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाते हैं और कहते हैं कि ये लोकतंत्र को मैं नहीं बचा सकता, ये जनता का लोकतंत्र है, जनता ही बचाए। जनता बचाए, बिल्कुल। ये मामूली तो बात ये नहीं बड़ी है, घटना है। ये बहुत बड़ी घटना है। हमारे आज़ादी के इतने दौर के बाद कहाँ वो बात रह गई कि ये वो सपनों का भारत बनाने का। सुप्रीम कोर्ट में कभी एक जज ने एक टिप्पणी की गई थी कि जो समाजवाद का हमारी प्रस्तावना में बाद में ही लाया गया, लेकिन लाया गया। लेकिन इस पर चर्चा उस समय भी हो रही थी जब संविधान सभा में कहा गया कि तो कब का ही किनारे लगाया जा चुका है, हाशिए पर डाल दिया गया है। तो सारा हमारे स्वतंत्रता के सपनों का भारत प्रियम्बुल में जो प्रलक्षित होता है वो तो कब क्या किनारे पर डाल दिया है। जो भी हासिल हुआ है संघर्ष के जरिए हासिल हुआ है, चाहे वो कारखाने का मजदूर हो, विद्यालयों और महाविद्यालयों का हमारे शिक्षक हो, गांव के जो खेतों में किसान हो, जो भी इनको हक मिला है सब आंदोलनों की बदौलत मिला है। जो भी अधिकार मिले हैं आंदोलन की बदौलत मिला है। तो उस पर भी एक और मेरे मन में बात आ रही थी कि हम जो मूलतः मतलब कम्युनिस्ट पार्टियों को या कम्युनिस्ट विचार को माना जाता है कि ये मजदूरों के बीच उपजा हुआ विचार और मजदूरों के बीच काम करता हुआ दल है या संगठन है, पार्टियां हैं मजदूरों के लिए। हम जो किसानों की तरफ आए तो ये कोई शिफ्ट रहा या ये स्वाभाविक बढ़ती रही? नहीं, किसान आंदोलन हमारी पार्टी के मैंने पहले से ये महत्वपूर्ण हमारे आंदोलन का हिस्सा रहा है, पहले से रहा है। हम मजदूर किसानों की एकता की बात की तो उनके लिए समान रूप से हम संघर्ष। तो ये जो तमाम मजदूर किसान सभा हमारी जो है अखिल भारतीय किसान सभा, ये तो 1936 में ही बनी और तभी किसानों के बीच में बड़े बड़े आंदोलन भी हुए। किसानों की तरफ ये सही है, किसान 1936 से बने, लेकिन आज़ादी के आंदोलन में गांधी के आगमन के साथ ही किसान आ गए सामने, आना शुरू हुआ। इसलिए किसान आंदोलन हो कि छात्र आंदोलन हो कि नौजवान हो कि बुद्धिजीवियों के हिस्से जो आंदोलन का भार था
वो वहाँ वहाँ कुछ भी चूक नहीं हुई। तो अभी मजदूरों में जो आंदोलन है या हाँ, मजदूरों में हमारी स्थिति है वो ये मजदूर पुराना नहीं रह गया है। इसी पे मैं थोड़ा सा मजदूर पुराना नहीं रह गया है। ये क्या बदलाव हुआ कैसे? ये बदलाव हुआ है जो जो आप कम्युनिस्ट आंदोलन की दृष्टि से जब सोचे बिल्कुल। तो ये हमारे ये जो आज जो टेक्नोलॉजी का विकास के साथ साथ ये मजदूरों का आज जो एक जगह जमा होने की बिखराव कर सकते हैं। जमा होने का प्रवृत्ति हम नहीं देख रहे हैं। क्योंकि अब तो चीजें असेंबल होने लगी है यहाँ वहाँ, तो मजदूर भी वहाँ भटके शायद इस तरफ जा रहे हैं। तो वो जो एक और नहीं, ये एक बात और देखिए, लेकिन ये जो मजदूर थे आज वो मजदूर नहीं है जो आजादी के पहले। हाँ बिल्कुल, वो भी नहीं है, ये 80 के दशक वाले भी नहीं है जी। इन्होंने अपने अधिकार हासिल किए हैं और इन्हें हैसियत वाला भी बनाया है, हैसियत वाला भी बनाया है। उनके आंदोलन में कमजोरी तो ये नोट की जानी चाहिए कि ज्यादातर उनका आंदोलन अपनी आर्थिक मांगों को लेकर है, मजदूरों का। इस संगठन का या उस संगठन का मैं नहीं कहना चाहता, उनके बीच में जो आमतौर पे जो मजदूरों की स्थिति है, मजदूरों की मांगे हैं वो उनके आर्थिक मुद्दों को एड्रेस करती है। हाँ, तो और अब एक एक करके वो छीनी जा रही है, तो पहले से तो लेकिन अभी हम लोग जो चर्चा कर रहे थे कि मजदूरों का जो संगठन है, मजदूरों की जो स्थिति है, वो एक जगह बड़े मजदूरों के इकट्ठा होने की संभावना जैसे जैसे खत्म होती गई, कोई बड़ा मजदूर संगठन इसने असर डाला, इंडस्ट्री इसने असर डाला, इसने असर डाला है, इसने असर डाला, पार्टी ने महसूस किया होगा। पार्टी ने ही नहीं, हम ये सब वैचारिक बौद्धिक असर पर भी इसको हम देख रहे हैं। इसका असर केवल यही नहीं है, दुनिया भर में इसका असर देखने को मिलेगा। क्योंकि अब जब एक जगह 5 लाख 10 लाख मजदूर इकट्ठा ही नहीं होंगे, ये जो परिकल्पना थी शुरू जी बिल्कुल कम्युनिस्ट आंदोलन का, हाँ ठीक है, बुनियाद जो मैं वही ले जाना चाहता हूँ, बुनियाद जो था, और वो उस समय वो टेक्नोलॉजी के विकास का वो स्तर नहीं था। जब लेनिन देख रहे हैं वो या मार्क्स देख रहे हैं, आज एक दूसरी दुनिया है, मजदूरों की दुनिया भी एक दूसरी दुनिया है। तो ये एक नई चुनौती है। और इसीलिए कई बार हमको तकनीक या विकास विरोधी भी कहा जाता है, या आरोप लगाए जाते हैं कि ये लोग मशीनों के विरोधी हैं। नहीं, मशीनों के विरोधी हम नहीं है, मशीनों के विरोधी नहीं है। मशीन फायदा किसे पहुंचा रहा है, उसका लाभ कहा जा रहा है, उसका लाभ कहा जा रहा है। धन का सृजन तो हुआ, वो तो उत्पादन सृजन का एक साधन है। हाँ, धन का सृजन हुआ है हमारे देश में, वो जा कहाँ रहा है, वो तो जा रहा है मुट्ठी भर लोगों के बीच में। आपने संविधान की बात की, स्वतंत्र भारत के मैंने भविष्य की बात की, स्वतंत्रता आंदोलन के सपनों की बात की, वहां तो सपने कुछ और थे, हम देख रहे हैं कुछ और। संविधान वर्जित करता है धन का मुट्ठी भर हाथों में संकेंद्रण को वर्जित करता है, धन के संकेंद्रण को। लेकिन आज धन का जो सृजन हो रहा है हमारे देश में, उसकी तो आंकड़े आ रहे हैं। 74% संपत्ति जो है देश की, ये 10% कहाँ है और बाकी लोग कहाँ है इसमें? मतलब करोड़पतियों और अरबपतियों की संख्या भी बढ़ रही है। नीचे के जो 50% आबादी है उसके पास देश की संपत्ति का केवल 3% है। तो ऐसे बात की तो परिकल्पना नहीं थी। मैं फिर थोड़ा और पहले जाना चाहता हूँ कि क्या इन सारी चीजों के पीछे सोवियत संघ का पतन कहीं से कोई भूमिका है क्या? भूमिका न कहा जाए, सोवियत यूनियन का संदर्भ बनता है, सोवियत ये जरूर बनता है, पूरी दुनिया में बनता है। सोवियत यूनियन के पतन का जन आंदोलनों पर भिन्न किस्म के दुनिया में जो जन आंदोलन थे, खासतौर से कम्युनिस्टों का आंदोलन, ट्रेड यूनियनों का आंदोलन, लेखकों का आंदोलन, जो एक विश्वास था समाजवाद, वो टूटा, उसको बहुत धक्का लगा। यह भी एक कारण है, हमें जितनी कमजोरियां गिनाई जाएगी उसमें एक कारण यह भी है। आप जब कभी गए वहाँ सुबेदार सर जाने का आपको मिला, तो वहाँ किस तरह की चीजें आपने देखी या क्या पढ़ने को मिला, क्या चीजें बदलाव है? कुछ भी ऐसी किताबें जिनका आप जिक्र कर सकते हैं या करते हैं हमेशा? बदलाव
तो पहले देखा होता तो बदलाव को और अच्छा ढंग से व्यक्त कर सकता था। हम तो बदलाव जब हो चुका था तब तब गए थे, 83 में वहाँ गए थे। अच्छा जी। लेकिन वहाँ उन इलाकों में भी जाने का मौका मिला। ज़्यादातर रहना हुआ मॉस्को में, लेकिन ये ताशकंद के भी इलाके में जाने का मौका मिला, समरकंद के इलाके में भी, तो वहाँ जाने का मौका मिला। वहाँ जो बताया गया, जिन घरों में हम लोग गए, भीतर घरों में ले जाया गया, चलिए भीतर देखिए, देखिए आप लोग पूछिए, समझ हम लोगों ने देखा वेल कारपेटेड घर है भीतर। तो बताया गया कि पहले के वो मजदूर है जो झारसाई के अंदर एक तरह से बॉन्डेड लेबर, ये वो बच गया, ये वो इलाके। तो ये हम तो ये बदलाव तो आया, और बदलाव है। लेकिन एक अकेला माने सोवियत यूनियन जिसको कहते हैं, ये अकेला पूरी साम्राज्यवाद का मुकाबला कर लेगा, जो कि दुनिया के अन्य हिस्सों में कुछ ही समाजवादी देश जो थे, पूरी दुनिया के बहुत बड़े हिस्से में तो नहीं हुआ। इससे भरोसा था, लेकिन इससे भरोसा था। और जो 9 आजाद मुल्क थे, जो 50 के आसपास जो आजाद हो रहे थे, उसमें तो मुझे लगता है कि एक उनको भी बनाने बड़ी का काम किया। लेकिन उस समय एक बड़े भूभाग पर समाजवादी विचार जी हाँ, कब्जा रहा है। बिल्कुल समाजवाद के तरफ मुखातिब हुआ। हमारे देश के बुर्जुआ लीडर भी 1919 से भी उनको प्रेरणा मिल रही हाँ, मिल रही थी। वो तो अलग हिस्सा है। सोवियत यूनियन ने 9 आजाद मुल्कों को खड़ा करने में भी मदद की। भारत जैसे देश की नए विश्व से अर्थव्यवस्था को खड़ा करने में सोवियत यूनियन ने मदद की। आज जो कुछ भी पब्लिक सेक्टर देख रहे हैं, उसमें बहुत बड़ा योगदान था। भारत की आज़ादी की रक्षा के लिए भी बने उसने काम किया। अमेरिकी साम्राज्यवाद हमें दबा नहीं सकता था। आज वो नहीं है, और नहीं होने से उसके पतन से दुनिया भर में कम्युनिस्ट आंदोलन को धक्का लगा है। इससे हम भी वंचित नहीं है। वो विश्वास जो था हमारे तरफ मुखातिब होने की गलत भी जो थी, क्योंकि अक्सर हम एक रेफरेंस देते थे कि यहाँ है, ऐसे देखिए, लेकिन वहाँ जब पतन हुआ तो उसको वो संदर्भ तो खत्म हुआ। जो अक्सर कोट करते थे, रेफर करते थे, वो नहीं कर पा रहे। ये लेकिन जैसे हमने कहा कि हम अपने देश में, जहाँ हमारे देश की राजनीति पहुँच गई है कि आज सत्ता में ये आरएसएस बैठा हुआ है, आरएसएस बैठा हुआ है, देश के आज़ादी के आंदोलन का दुश्मन बैठा हुआ है, फासिस्ट बैठा हुआ है, दुनिया का दूर दक्षिणपंथी ताकतें बैठी हुई। ये पूरे वैश्विक संदर्भों में भी, ये वैश्विक संदर्भ में भी दुनिया दक्षिण की ओर झुक रही है। दक्षिण की ओर झुक रही है। जो 50 के आसपास लेफ्ट की ओर थी, हम दावा करते हैं, देखने में भी आ रहा है कि लोग लड़ रहे हैं, लेकिन फिर भी लोग लड़ रहे हैं। बदलाव भी देखने में आ रहा है। वामपंथी कहीं ना कहीं जीत भी रहे हैं, लेकिन कुल मिलाकर देखिए दुनिया परिदृश्य यह है कि दुनिया दक्षिण की ओर जा रही है। इसको भी ये सामने रख करके देश के अंदर यहाँ के इस कम्युनिस्ट पार्टी या उस कम्युनिस्ट पार्टी के बारे में सोचना चाहिए। लेकिन एक बात स्पष्ट है कि जिस संदर्भ में जिस कम्युनिस्ट को कमजोर समझा जा रहा है, संसदीय शक्ति से, संसदों में उनकी क्या संख्या है, तो बेशक वहाँ न रहने से भी जनता को नुकसान हो रहा है। हम हटने वाले पीछे नहीं है, कम्युनिस्ट नहीं हटेगा, कम्युनिस्ट की ताकत बनी रहेगी जनता के बीच में। और एक दिन सोचना पड़ेगा लोगों को कम्युनिस्ट क्या कर रहे थे, निश्चय सोचना पड़ेगा, क्योंकि हम पिछले समय में भी पीछे हट करके फिर आए हैं। अच्छा, अभी जो ये बेरोजगारी और अर्थनीतियाँ हैं हमारी, बेरोजगारी बढ़ी है, उसमें महंगाई बढ़ रही है, तमाम कीमतें बढ़ रही हैं, लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि शायद उस तरह की तैयारी, वैचारिक तैयारी है या नहीं है जनता के लिए। लोग लड़ रहे हैं, क्या है मैंने देखिए, तो इसमें कम्युनिस्ट क्या भूमिका, कम्युनिस्ट की भूमिका है, कम्युनिस्ट भूमिका देखिए। हम ये सही है कि
हम जितना कर रहे हैं उसको पहुंचाने वाली कौन कौन ताकत है? लोग लड़ रहे हैं, उनके लड़ाई को कहने वाला कौन है? पूरी दुनिया के सामने रखने वाला कौन है? पूरे समाज के सामने रखने वाला कौन है? देखिए ये एक चीज जरा मैं समझ कि कांग्रेस और बीजेपी की जो जमीन है या जो उनकी आपसी लड़ाई है, उसके बाद बहुत सारी जगहों पे कुछ क्षेत्रीय दल और कुछ अन्य पार्टियां भी आई और वो उन्हीं मुद्दों को लेकर के सत्ता में आ गए जो कम्युनिस्टों के मुद्दे रहे हैं। लेकिन हम कहाँ रह गए कि वे सारी पार्टियां तो आ गई लेकिन हम उसमें कहीं हासिल किए। वो हमारे मुद्दे छीन लिए, ये बात नहीं है। ये बात नहीं है, देखने में आ रहा है कि हमारे मुद्दे छीन लिए। हमारे मुद्दे छीने नहीं है। ये सारी जो घटनाएं हो रही है उन्हीं बातों वो तो हमने शुरू में ही कहा कि जनता ने अपनी लड़ाई, अपने अधिकार जीते हैं। हाँ, इसको मटियामेट करने के लिए आए। ये सब सोची समझी नीति के तहत हो रहा है। दुनिया में भी हो रहा है, लेकिन हम लोग अपने देश के बारे में बात कर रहे हैं। यह एक अलग परिघटना है। उसकी चर्चा शुरू में होती तो अच्छा हो जाता, लेकिन ये जो ताकत हम लोग का घटने का, आपस में घटने का कारण है। तो एक है विकास, ये अजूबा विकास शुरू हुआ कि क्षेत्रीय पार्टियों का उदय होना शुरू हुआ। लेकिन उनकी नीतियां पूंजीवाद की ही नीतियां है, पूंजीवादी नीतियां हैं। लेकिन क्षेत्रीय पार्टियों के विकास से, ये अस्तित्व में आने से हम लोग के मांस बेस का सृजन हुआ है। मांस बेस का जनाधार का सृजन हुआ है। तो क्या हुआ ऐसा? हम क्यों उसे इंटैक्ट नहीं रख पाए? क्या हमारी उसमें कोई कमी थी या जनता या बदलते दौर का या राजनीति का या ऐसा कुछ रहा कि हम उन चीजों को बहुत सही तरीके से उस समय देख नहीं पाए, या जातिगत आधारों पर जो संगठन और पार्टियां बनी हम उनके साथ डायलॉग नहीं कर पाए? ये देखना चाहिए कि हमारा जो देश है ना, जिस तरह के हमारा भारतीय समाज है, भारतीय संस्कृति है, भारतीय माने और भी पूरा भारत की जो विशेषता है, इसमें होना था। हम समझ सके थे या नहीं समझ सके थे? क्योंकि जो हम सांप्रदायिकता की बात करते थे ना, तो मुझे लगता है कि हम धर्म और राजनीति दोनों चीजों को बहुत नहीं। ये देखिए, जितना कम्युनिस्टों के पक्ष से कभी ये भूल नहीं हुई कि उसने सांप्रदायिकता के खतरे से आगाह न किया। लेकिन सांप्रदायिकता के खतरे का मुकाबला अकेले लेफ्ट कर लेगा, नहीं। सांप्रदायिकता के खतरे को हमने चिताया, लेकिन ये मैसेज गया कि हम धर्म के विरुद्ध कोई बात कर रहे हैं। हाँ, ये हम धर्म के खिलाफ बात कर रहे हैं। ये दूसरी शक्तियां जो सांप्रदायिकता का जहर फैलाने वाली थी, उन्होंने इसको इसी रूप में प्रचारित किया। लेकिन कम्युनिस्ट ही हैं जिन्होंने सबसे ज्यादा दृढ़ता के साथ इस मुद्दे को, इससे सतर्क रहने को कहा। ठीक है, बिल्कुल सतर्क रहने को कहा। इससे तो सारे लोग सहमत हो, मानते भी हैं। हाँ, मानते हैं, लेकिन इसका मुकाबला हम अकेले नहीं कर सकते। मुकाबला नहीं कर सकते। दूसरी फेनोमेना ये है कि ये हमारे देश के स्वतंत्रता सेनानियों में से कुछ ने भले अंदाजा लगाया हो, संविधान लिखने वालों को एक अनुमान हो, लेकिन ये सोचा भी नहीं जा सकता है कि धनबल और बाहुबल और जातीय बल इतनी ताकत के साथ हमारे जनतांत्रिक प्रणाली में हस्तक्षेप करेगा और ऐसे विकृत रूप में आकर के कब्जा करेगा। हाँ, ये करे नहीं। तो ये इससे भी कम्युनिस्टों ने आगाह न किया था, ऐसी बात नहीं है। जो अन्य जनतांत्रिक शक्तियां उन्होंने कितना इसको मुस्तैदी से दिया, ये उनसे अच्छा, एक और बात होती है, आरोप भी मैं कर सकता हूँ, क्योंकि लोग इसी को इसी तरह से पेश करते हैं कि कम्युनिस्टों के जो मतलब आइडियोलॉग हैं या जो इनके नेता हैं, जो इनके दर्शनकार हैं, जो इनके फिलोसोफर हैं, वो हमेशा बाहर के ही लोग होते हैं, बाहर से ही बातें करते हैं, जबकि हम अपने देश के बहुत सारे लोगों को उस तरह से सामने नहीं ले आ पाते। जो पहचान की राजनीति चालू हुई तो हम लोगों को लगता था कि बहुत से लोग कि भाई यहाँ तो कोई हमारे देश का, हमारी जमीन से, हमारी मृत्यु से जुड़ा हुआ है ही नहीं, जबकि तमाम ऐसे लोग रहे अपने देश में जो कम्युनिस्टों के बड़े आइडियोलॉग रहे, बड़े मतलब प्रतीक रहे उसके, उन विचारों के, उस आंदोलन में। तो हमने उनको भी कहीं ये बातें उस दौर से शुरू तेजी से हुई
पहचान वाली राजनीति। पहचान वाली राजनीति जब से उछल करके आई है, जी जी, तब से इसकी ज्यादा चर्चा कम्युनिस्टों के बारे में हुई बिल्कुल है। बिल्कुल, अन्यथा कि ये इनको नहीं पूछते, इनको नहीं पूछते। लेकिन आजादी के लिए सबसे जागरूकता का जो दौर था उस समय, तो जेलों के अंदर बंद लोग थे, चुनाव लड़े। उस समय तो जवाहरलाल नेहरू को भी उतना वोट नहीं मिला था जी, जितना वोट कम्युनिस्ट पार्टी को के उम्मीदवार को एक को मिला था, उम्मीदवार को मिला था। पहचान की राजनीति बाद में आकर शुरू होती है, जैसे जैसे जन आंदोलन बढ़ते हैं, अधिकार मिलते हैं, और जैसे जैसे जागरूकता बढ़ी, तब से ये आया है, तब से आया है। और पहचान की राजनीति के रूप में हम ब्रांड नहीं करते, लेकिन हमने आपको, मैंने कहा कि हमारा भारतीय समाज जैसा है, हमारे भारतीय समाज जैसा है, हमको उन तबकों से जो पहले जहाँ बुद्धिजीवी नहीं थे, पहले जिन्हें उतनी जागरूकता नहीं थी, उन तबकों में से हमें लीडर पैदा करने की खास कोशिश करनी चाहिए। तो हमारा इससे हम लोग इग्नोर नहीं करते हैं, इसको स्वीकार भी करते हैं, लेकिन पहचान की राजनीति के रूप में नहीं, वहाँ लड़ने वाले पैदा हुए हैं उन बुद्धिजीवियों। जैसे कई बार होता है ना कि भगत सिंह को जैसे शुरू में हड़पने की कोशिश की गई कुछ ऐसे लोगों के द्वारा, इस विचार के द्वारा कि वो देशभक्ति और राष्ट्रवादी, और वो जो राष्ट्रवादी, हिंदू राष्ट्रवादी, उस तरह की बातें कर रहे हैं। लेकिन जैसे ही उनके विचारों से परिचित होते गए तो उनसे दूरी बनाते गए, लगा कि नहीं ये तो मार्क्सवादी विचार, हमेशा ये तो उन्हीं की बात कर रहे हैं, तो फिर वहां से एक दूरी बनाई उन्होंने। तो फिर हमने कोई ऐसी तैयारी की या कोई काम किया कि ऐसे जो हमारे प्रतीक रहे हों उनको भी हम उनके साथ काम करें और जनता के बीच लेकर के जाएंगे। देखिए हमारी जो बातें हैं, ठीक है कि हम अभी आपसे बात कर रहे हैं, लेकिन ये जो प्रगतिशील चेतना है हमारे भारत में, हमारे हिंदुस्तान में, हमारे समाज में, हमारे संस्कृति में, वो पहले से आ रही है। वो बुद्ध को हम वहां कोरिलेट कर सकते हैं, कबीर को वहां देख सकते हैं कि वो जो प्रगतिशील जनवादी चेतना है वो पहले से ही आ रही है। देखिए जिस रूप में ये लोग इस्तेमाल कर रहे हैं इसको, उस रूप में लेने के का सवाल नहीं है। सवाल एक है जो आप कह रहे हैं, महत्वपूर्ण बात है, जो आप कह सकते हैं कि उस तरफ ध्यान कम गया आंदोलन में। मेरे इशारा में कह सकते हैं, चूंकि हम विचारों पे बात करते हैं, किसी व्यक्ति पे बात नहीं करते कि इसने क्या कहा, क्या कहा गया ये महत्वपूर्ण, किसने कहा ये महत्वपूर्ण नहीं है। हम अपने अनुभव से भी हम आपको कहते हैं, मैं भी जो सोचते रहा उसको भी आधार बना के मैं कह रहा हूँ कि हम जितनी स्वस्थ परंपराएं हैं समाज को बदलने का, हमारे देश के किसी भी दौर में समाज सुधार आंदोलन, धर्म सुधार आंदोलन चले हैं, उनके तमाम प्रगतिशील धाराओं के हम प्रतिनिधि हो सकते हैं, और हमसे पक्का कोई नहीं हो सकता है, कम्युनिस्टों से पक्का कोई नहीं हो सकता है। उधर हमारा कम ध्यान गया, उससे हम बहुत वाकिफ या मतलब जागरूक नहीं रहे उसको लेकर के। हमको लगता था कि ये तो है ही हमारे, नहीं हम ये है, ये सही है, इसे बता दें आर्थिक परिवर्तन आ जाएगा, सब तो सारी चीजें हल हो जाएंगी, सारी चीजें हल हो जाएंगी। हमारा फोकस उसी पे चेतना में ज्यादा मजबूत यही रहा, और जिस तरफ आप कह रहे हैं उधर ध्यान लोग दिलाते रहे, लेकिन गंभीरता से नहीं लिया गया। हम लोग इसको नोट भी करते हैं, इसको कोई माने हम लोग तो अपना कुछ छिपाते नहीं, स्वीकार भी करते हैं। ठीक है, तो इस दिशा में आज चिंतन भी है और काम भी हो रहे हैं। तो इस विचार ने आपको कितना बनाया? इसी विचार ने तो मुझे बनाया जी बढ़िया, इसी विचार ने तो हमें बनाया, और हम लोग बड़ी वो करके और मैं ये कह सकता हूँ कि रामलाल जी ने जो भूमिका आपके लिए निभाई थी, आपने वही भूमिका मेरे लिए भी निभाई कई बार। मैं बातचीत में हम लोग साथ काम करते हुए तो मैं इसकी चर्चा करते रहा हूँ, क्योंकि प्रगतिशील लेखक संघ से तो जुड़ाव था ही, लेकिन बहुत सक्रिय रूप से। क्योंकि मेरा अनुभव तो उन्हीं के जीवन के साथ है, और बदलाव वही लाएंगे, और लड़ाई जारी है, और संख्या देख करके और देख करके घबराना हम लोग नहीं जानते। तो
और हार तो हमारी कल्पना में पहले से हार भी सकते हैं, फिर उठ जाएंगे। और नहीं तो मार्क्स में ये कहने की क्या जरूरत है कि हथियार मत डालो। अगर हथियार डालने की स्थिति न आई होती उनके जमाने में भी, तो क्यों कहते कि हथियार मत डालो। जब युद्ध जारी है तो स्थिति आएगी पराजय की। लेकिन जो मार्क्सवादी चेतना से, मार्क्सवादी आदर्श से, दर्शन से जहाँ कहीं भी लोग हैं वो लैस हैं, तो हार कर भी तो मानते नहीं है। यही तो संकट है इन लोगों को, जिसके लिए नहीं तो हम अगर कोई ताकत ही नहीं है तो अभी जो ये हिंदुत्व की शक्तियाँ जो है हिंदू राज बनाने वालों की, ये क्यों कम्युनिस्टों को नंबर 1 दुश्मन घोषित किया। और ये भी हुआ ना कि विचार का अंत हो गया, इतिहास का अंत हो गया। अंत हुआ तो अब तो नहीं, कम लोग बहुत विचार का अंत नहीं हुआ। वही मैं कहूँ कि वो विचार अभी जिंदा है, प्रतिरोध अभी जिंदा है। इसलिए जब तक इतिहास को समाप्त नहीं कर लेंगे तब तक इनको ये जो है ना, ये आदर्श कम्युनिस्ट आदर्श सताता रहेगा और पूरे इतिहास को खा जाना इनके बुद्धि की बात नहीं है। बिल्कुल। तो बहुत अच्छा लगा, हम लोग काफी देर से बातचीत कर रहे हैं। मुझे लगता है कि हम यहाँ रोक सकते हैं, हालांकि रोक ही सकते हैं इस बात को, फिर हम इस सिलसिले को और आगे बढ़ाएंगे और फिर कभी और किसी और मुद्दे पे या इसी कड़ी को थोड़ी और आगे बढ़ा के समझेंगे, क्योंकि आज समय काफी ले लिया हम लोगों ने। और मुझे लगता है कि नागेंद्र नाथ ओझा जी से बातचीत करना मेरे व्यक्तिगत रूप से और हमारे सारे मित्रों के लिए और आप सबके लिए एक प्रशिक्षण का भी दौर होगा। क्योंकि अगर सादगी की बात होती है जनप्रतिनिधित्व में या राजनेताओं को लेकर के, तो अक्सर नागेंद्र नाथ ओझा जी का जिक्र होता है। अगर ईमानदारी की बात होती है तो नागेंद्र नाथ ओझा जी का जिक्र होता है। एक व्यक्ति के रूप में अगर कोई सांसद आपको कहीं भी बाइक पे चलते हुए, साइकिल पे चलते हुए या खेतों में काम करते हुए दिख जाता है, तो आप समझिए कि वो नागेंद्र नाथ ओझा है। और अगर नागेंद्र नाथ ओझा नहीं है तो कम से कम एक कम्युनिस्ट विचार वहां कुछ काम कर रहा है। तो दरअसल ये एक व्यक्ति के रूप में उसके प्रतीक हो सकते हैं, लेकिन दरअसल वहां एक विचार काम कर रहा होता है। और बहुत सारी चीजों पे हमारी आज बातचीत हुई और मेरी तो समझ के जाले कुछ साथ हुए। फिर हम और मुद्दों पे और बातचीत करेंगे और उम्मीद करते हैं कि कुछ नए सवालों के साथ भी हम आपसे मिले, तो फिर और चर्चा को हम लोग आगे बढ़ाएं। ठीक है, थैंक यू सर, नमस्ते, धन्यवाद।